हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ आपका जारा एजुकेशन पॉइंट पे। हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में, हमने जाना और पहचाना, उस चीज़ को हमने समझा अच्छी तरीके से। उससे पहले हमने मुगल काल पढ़े, तो देखो हमने मुगल काल के अंदर हमने टोटल 6 शासकों का अध्ययन किया और उत्तरवर्ती मुगल काल के अंदर हम 2 शासक पढ़ चुके हैं अभी तक। मतलब जैसे पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने 2 शासक के बारे में पढ़ा। अब देखो 2 शासकों के बारे में हमने जब पढ़ा तो उसके बाद में हमारे पास से 9 शासक बचे उत्तरवर्ती काल के अंदर। अब देखो इससे पहले उत्तरवर्ती काल में 11 शासक को हमें पढ़ना है। अब 11 शासक में जो मोस्ट बात आएंगी, मोस्ट टॉपिक आएंगे, मोस्ट जो बिंदु आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसी के साथ साथ जब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, जब ये उत्तरवर्ती मुगल काल हम पूर्ण कर लेंगे, इसके बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा मराठा साम्राज्य। इससे पहले हमने एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात की थी, वो दोनों पढ़ेंगे। मराठा और विजयनगर के बाद हमारी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी और शायद हो सकता है कल हम मैथ की क्लास बनाएं। मतलब मैथ की क्लास हम डालेंगे कल, तो मैथ की क्लास भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसी में क्या होता है, जब आपको पता है कि आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, तो आरपीएफ के अंदर क्या होता है, मैथ और जो रीजनिंग होती है वो 35 नंबर की, मतलब 70 नंबर की मैथ और रीजनिंग आएगी। तो वो टॉपिक हम उठाएंगे सबसे पहले जो आरपीएफ के लिए जरूरी है, जो आरपीएफ की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कल अगली क्लास में। तो देखो हम आज स्टार्ट करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल। अब देखो उत्तरवर्ती मुगल काल के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया और हमने 2 शासकों के बारे में बात कर दी। आज तीसरे शासक के बारे में बात करेंगे और हमारे सामने तीसरा शासक, देखो इससे पहले मैं बात करता हूँ यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ यार कुछ पढ़ने को मिल रहा है, हमें कोई और भी बंदा पढ़ पाए। और यार सबसे ज़्यादा शेयर करना, और हो सकता है लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरा भी जुनून और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि आप अगर कहते हैं ना कि आपका साथ है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, और उत्तरवर्ती मुगल काल के अंदर हमने 2 शासकों के बारे में बात कर ली, और 2 शासकों के बारे में बात करने के साथ साथ हम आज तीसरे शासक के बारे में बात करेंगे। हमारे सामने तीसरा शासक आता है फर्रुखसियर। हमारे सामने तीसरा शासक आता है फर्रुखसियर। हम तीसरे शासक फर्रुखसियर के बारे में बात करते हैं, जो 1713 से 1719 तक शासन करता है। 1713 से 1719 तक शासन करता है। इससे पहले देखो एक क्लास में हमने बात की थी, इसी क्लास में हमने बात की थी, क्या बात की थी कि इससे पहले जो शासक थे उनके समय में क्या होता है, एक गुट स्थापित होते हैं, जो हमने पहले बात की थी तुर्रानी गुट, ईरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट के बारे में। तो इसी के साथ साथ हमने सैयद बंधुओं का नाम लिया था। किसका नाम लिया था? सैयद बंधुओं का नाम लिया था। अब देखो सैयद बंधु की बात करें तो हमारे सामने 2 बंधु निकल के आते हैं, और उस 2 बंधुओं का नाम होता है, एक तो हसन खान, और एक होता है अब्दुल्ला खां। अब देखो इसको शासक बनाने में इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी को क्या करता है, इसको तो बनाता है ये वजीर, इसको तो बनाता है वजीर, और इसको बनाता है मीर बख्शी, मतलब सेनापति। मीर बख्शी बनाता है, मतलब सेनापति बनाता है। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति बनाता है। अब देखो 1713 के अंदर इसको क्या करता है, सेनापति बना देता है, और 1713 के अंदर इसको हसन खान को सेनापति बनाता है, और वजीर किसको बनाता है, अब्दुल्ला खान को। इस अब्दुल्ला खान का हमने पिछली क्लास में बात की थी, उसका नाम है हुसैन खान। बहादुर शाह ने उसको अब्दुल्ला खान की क्या दी थी, उपाधि दी थी। अब इसी के साथ क्या होता है, इसके बारे में हम और बात करते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, ये सबसे खूबसूरत शासक होता है भैया, सबसे खूबसूरत शासक होता है, सबसे खूबसूरत शासक होता है, सबसे खूबसूरत शासक होता है। इसी को क्या होता है, घृणित कायर के नाम से जानते हैं। घृणित कायर के नाम से जानते हैं। घृणित कायर के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां क्या होता है, जब 1719 के अंदर 1713 के अंदर
1713 के अंदर क्या होता है, 1713 के अंदर जब ये शासन गद्दी पर बैठता है तो मीर बख्शी मतलब सेनापति और वजीर बना दिया जाता है। अब देखो सबसे खूबसूरत शासक होता है और घृणित शासक होता है। अब देखो जो हमने पिछली क्लास में बात की थी किसके बारे में, बंदा बहादुर के, जो 1710 में क्या करता है, सरहिंद को जीतता है, तो ये 1716 के अंदर इसको क्या करता है, 1716 के अंदर क्या करता है, बंदी बना देता है। और बंदी बनाने के बाद में दिल्ली में उसके हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता है। मतलब उसको क्या होता है, एक बहुत भयंकर मृत्यु देता है। कौन, फर्रुखसियर। कौन देता है, फर्रुखसियर सबसे खतरनाक मौत देता है। उसको कहा जाता है कि इतनी कायरता से उसको क्या किया था, वध किया था, कह सकते हैं हम। अब देखो इसको शासक बनने के बाद में क्या होता है, इसको शासक बनने के बाद में क्या होता है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, एक असद खां, एक तो होता है असद खां जो किस असद खां, और एक होता है मुबारिज खान, सॉरी एक होता है फर्रुख, वो क्या नाम होता है उसका, चिनकलीज खान एक असद खान और असद खान का बेटा होता है जिसका नाम होता है, देखो मेरे नाम याद आते ही मैं बोल दूंगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसको असद खां को क्या करता है, बंदी बना लेता है। और इसका पुत्र होता है, इसके पुत्र का नाम होता है चिनकलीज खान। ये कौन से गुट में ये होते हैं, ईरानी गुट में होते हैं। ये होते हैं ईरानी गुट में होते हैं, ये होते हैं ईरानी गुट में होते हैं। कौन, असद खान, और उसका बेटा होता है जुल्फिकार खान। इसका बेटा होता है जुल्फिकार खान। इसको जुल्फिकार, जो हमने पहली क्लास में बात की थी, जुल्फिकार खान। इस जुल्फिकार खान को दोनों को क्या करता है, बंदी बना के इसको मार डालता है। किसको, असद खान की जागीर को क्या करता है, असद खान की जागीर को क्या करता है, ये असद खान की जागीर को जब्त करवा लेता है। और जो जुल्फिकार खान था उसको क्या करता है, मार डालता है, इसको मार डालता है। अब देखो 1716 के अंदर क्या करता है, बंदा बहादुर को क्या करता है, बंदी बना लेता है। बंदा बहादुर को बंदी बना लेता है और हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता है। अब यहां से हम आगे बात करते हैं तो 1716 के अंदर इसको एक असाध्य रोग होता है, जो एक कह सकते हैं एक अंग्रेज डॉक्टर होता है, इंग्लिश डॉक्टर होता है, वो उसका क्या करता है, एक साधारण उपचार करता है। इस उपचार करने के साथ साथ इसको क्या करता है, ये बिना शुल्क लिए क्या करता है, व्यापार के लिए क्या करता है उसको मतलब बिना शुल्क लिए व्यापार की क्या करता है, औपचारिकता दे देता है। किसको, अंग्रेजों को दे देता है। इसी को क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का क्या करता है, EIC का क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, मैग्ना कोर्ट कहा जाता है। क्या, मैग्ना कोर्ट कहा जाता है। अब देखो मैग्ना कोर्ट के बारे में जब हम ईस्ट इंडिया के बारे में बात करते हैं, जब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन 1716 के अंदर क्या होता है, 1716 के अंदर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। उससे मतलब अपने असाध्य रोग का क्या होता है, उपचार होता है। उपचार होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का क्या देता है, एक औपचारिकता दे देता है, बिना सीमा शुल्क लिए। और इसी के साथ क्या होता है, फर्रुखसियर मैग्ना कोर्ट, इसको क्या कहा जाता है, फर्रुखसियर मतलब इसको इजाजत दे देता है व्यापार करने की, और इसी को क्या कहा जाता है, मैग्ना कोर्ट कहा जाता है। अब देखो इससे आगे हम बात करते हैं, तो इससे आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं हम, और इसके आगे हमारे सामने इससे जस्ट आगे बात करते हैं। तो इसी में देखो, इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी के साथ क्या होता है, एक दाऊद खान होता है। दाऊद खान ये दाऊद खान कौन होता है, ये गुजरात का क्या होता है, सूबेदार होता है। इसको क्या होता है, षड्यंत्र रचते हैं। क्या रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। किसके साथ षड्यंत्र रचते हैं, किसके साथ, किसके लिए, ये जो सैयद बंधु होते हैं उसके साथ, उसके लिए क्या होता है, ये षड्यंत्र रचते हैं। दाऊद खान को क्या देता है, दाऊद खान को फर्रुखसियर बोलता है कि हसन खान को मार दे। हसन खान को मार दे। जब हसन खान ने वापस इसको मार दिया दाऊद खान को, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो बाजीराव पेशवा था, बालाजी विश्वनाथ
पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। इसके साथ क्या करता है, दिल्ली की संधि करता है। क्या करता है, दिल्ली की संधि करता है, दिल्ली की संधि करता है। और दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में मतलब मराठाओं के साथ दिल्ली में युद्ध के लिए आ जाता है, मराठाओं के साथ दिल्ली में आ जाता है। कौन, हसन खान। सत्रह सौ उन्नीस के अंदर 1719 के अंदर दिल्ली की संधि होती है। कब होती है, 1719 के अंदर दिल्ली की संधि होती है बालाजी, पेशवा बालाजी के साथ, विश्वनाथ के साथ। और यहाँ क्या होता है, 1719 के अंदर सभी जो अमीर होते हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर मिला लेता है। कौन, फर्रुखसियर, कौन, सैयद बंधु हसन खान। और हसन खान अपने साथ मिलाने से क्या होता है, ये बालाजी पेशवा मतलब बालाजी के पेशवा के साथ भी मिला होता है। इसी के साथ 1719 में फर्रुखसियर को पद स्थित कर देता है और इसको क्या करता है, मृत्यु या इसको क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद इसके बाद शासक बनता है दो। इसके बाद फर्रुखसियर, कौन, फर्रुखसियर के बाद शासक बनते हैं रफी उद जात के दो शासक होते हैं, दो पुत्र होते हैं। रफी उद जात के दो पुत्र होते हैं। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात की थी, जिसका नाम, एक का नाम होता है रफी उद दरजात, एक का नाम होता है रफी उद दरजात और दूसरे का नाम होता है रफी उद दौला। अब देखो, रफी उद दरजात होता है, रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, ये क्या करता है, 1719 में इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। देखो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में। अब देखो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से एक बार देखो हम रिपीट करते हैं इसको, हम इसको रिपीट करते हैं, हम इसको एक बार इसको रिपीट करें तो देखो हमारे सामने निकल के आता है तीसरा शासक फर्रुखसियर, जो 1713 से 1719 तक शासक रहता है दिल्ली का। अब देखो इसका जो शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हसन खान और अब्दुल्ला खान की होती है, मतलब सैयद बंधुओं की होती है, जिसको एक तो इसका सेनापति होता है, एक इसका वजीर होता है, जो कह सकते हैं आज के ज़माने में वित्त मंत्री होता है। ठीक है, ये सबसे खूबसूरत शासक था, ये सबसे ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया गणित कायर। किस मुगल शासक को गणित कायर के नाम से जानते हैं, ये फर्रुखसियर है। 1716 में क्या होता है, बंदा बहादुर को क्या करता है, ये बंदा बहादुर की दिल्ली में हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता है। अब देखो 1717 में 1717 है। 1717 में इंग्लिश एक डॉक्टर होता है, अंग्रेजों का एक डॉक्टर होता है, फ्रांसीसी है वो, तो इसी के साथ क्या होता है, इसका उपचार कर देता है। एक ऐसा रोग होता है और इसी के साथ उपचार कर देता है। इसी के साथ क्या होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना सीमा शुल्क लिए क्या होता है, एक औपचारिकता दे देता है व्यापार करने की क्या देता है, औपचारिक देता है। और इसी को क्या कहा जाता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो दाऊद खान, इसी के समय दाऊद खान कौन होता है, दाऊद खान एक गुजरात का क्या होता है, सूबेदार होता है। ये फर्रुखसियर क्या होता है, फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है उसको हत्या करने की। यहाँ से दाऊद खान हसन खान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा दाऊद खान को कौन मार देता है, हसन खान मार देता है। अब हसन खान इस बात से क्या होता है, इस बात से ज्यादा जलन होती है। अब जलन होती है तो ये बालाजी जो पेशवा था, मराठाओं का जो पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, उसके साथ 1719 के अंदर एक दिल्ली की संधि करता है और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। किसके साथ, मराठा के साथ मिलकर, और ये दिल्ली को जीत लेते हैं और 1719 के अंदर फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। 1719 के अंदर फर्रुखसियर की हत्या कर देता है। फिर दो शासक बनते हैं, एक तो रफी उद जात और एक रफी उद दरजात और एक रफी उद दौला, जो हमने पिछली क्लास में जब स्टार्ट की थी उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा था और अच्छी तरीके से देखा था। इसके पहले जब रफी उद दरजात ये शासक बनता है 1719 के अंदर, 1719 के अंदर, ये 1719 के अंदर। अब देखो यहाँ से सबसे कम समय शासक करने वाला, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था, ये रफी उद दरजात था, जो कहा जाता है कि 3 मंथ 4 दिन तक क्या करता है, शासन करता है। 3 मंथ और 4 दिन तक शासन करता है। उसी के साथ आता है 4 और 5 नंबर पे आता है रफी उद दौला। ये 1719 के अंदर शासक बनता है। 1719 के अंदर ये 3 मंथ और 11 दिन तक
क्या होता है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। और इसके साथ इसकी तो होती है टीबी के कारण इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। रफ़ी उद्दरजात की और रफ़ी उद्दौला एक पेचिश के कारण इसकी क्या होती है, पेचिश के कारण क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। और पेचिश किसके कारण होता है, आप सब जानते होंगे, प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है पेचिश। और रफ़ी उद्दरजात जो रफ़ी उद्दौला था 1719 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसको। देखो रफ़ी उद्दौला का दूसरा नाम होता है शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय के नाम से इसको राजगद्दी पर बैठा है कौन, सैयद बंधु। और देखो यहाँ से एक चीज होती है कि सैयद बंधुओं ने, हमने अभी देखा सैयद बंधुओं ने 4 शासक बनाए, 4 शासक बनाए, 4 शासक बनाए। 3 तो हमारे सामने है, फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। और एक होता है रंगीला मोहम्मद शाह, जिसको क्या होता है, मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं, उसको शासक बना। तो ये क्या होते हैं, ये जो सैयद बंधु होते हैं, ये इतिहास में किसके नाम से जानते हैं, किंग मेकर के नाम से जानते हैं, किंग मेकर, किंग मेकर के नाम से जानते हैं, किंग मेकर के नाम से जानते हैं। अब देखो जिस तरीके से आपको समझ में आता है, अब इसी को अगर हम एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हमने बात कर ली। और आप जिस तरीके से आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसके साथ आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद शाह, 1719 से 1748 तक शासक बनता है। अब देखो हम बात करते हैं मोहम्मद शाह की। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह किसका पुत्र था, मोहम्मद शाह किसका पुत्र था, रफ़ी उद जहान का पुत्र था, रफ़ी उद जहान का पुत्र था। अब बात करते हैं 6 नंबर शासक आता है हमारे सामने, और 6 नंबर शासक आता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अब देखो एक सुव्यवस्थित तरीके से इसको लिखने की कोशिश करते हैं, समझते भी जाना और लिखते भी जाना, ठीक है। इसको रंगीला के नाम से जाना जाता है, रंगीला के नाम से जानता है। अब देखो यहाँ क्या होता है, रंगीला उपनाम, लिख देता हूं मैं, उपनाम, उपनाम। इसका टाइम पीरियड होता है सर 1719 से 48 तक शासक बनता है, 1719 से 48 तक शासन करता है। इसी को बनाने में क्या होता है, एक इसका पुत्र था, रफ़ी उद जहान का पुत्र था, और रंगीला इसका उपनाम होता है। और ओरिजिनल नाम होता है इसका, बचपन का नाम होता है, इसके बचपन का नाम होता है रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर इसका नाम होता है। बहुत कम किताबों में मिलता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, रोशन अख्तर। देखो मोहम्मद शाह एक विलासी प्रवृत्ति का होता है, इसको क्या होता है, संगीत का और नृत्य का अत्यधिक ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये मतलब क्या होता है, इतना विलासी प्रवृत्ति का होता है कि दरबार में क्या होता है, जो स्त्रियों के वस्त्र होते हैं वो पहन के डांस करना, इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, रंगीला के नाम से जाना जाता है 1719 के अंदर। अब देखो यहाँ से क्या होता है, इसी के साथ ये क्या होता है, जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु, ये सबसे महत्वपूर्ण, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, सैयद बंधुओं का खात्मा, सैयद बंधु, बंधुओं को समाप्त, समाप्त, सैयद बंधुओं को समाप्त मतलब खात्मा कर देता है, सैयद बंधुओं को खात्मा। ये 1720 तक, 1720 तक, 1720 में करता है, 1720 में मतलब 1720 में, 1720 में। इसी के सामने क्या होता है कि तुर्रानी गुट का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है चिनकलीज खान, जो हमने पहले चिनकलीज खान, चिनकलीज खान, चिनकलीज खान। अब देखो ये चिनकलीज खान होता है, इसको शहादत खान, इसको निजाम उल मुल्क की उपाधि देता है, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क की उपाधि देता है। अब ये निजाम उल मुल्क वही है जिसने 1724 के अंदर, 1724 के अंदर क्या करता है, हैदराबाद की स्थापना करता है, किसकी, हैदराबाद की, ये हैदराबाद की स्थापना करता है 1724 के अंदर, एक स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर देता है। कौन, चिनकलीज खान या निजाम उल मुल्क, आगे इसको निजाम उल मुल्क के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं।
1724 के अंदर, ठीक है, चिनकलीज खान। इसी के साथ क्या होता है, जो मोहम्मद शाह होता है ना, ये विलासी प्रवृत्ति के कारण इसको क्या होता है, इसको मतलब कह सकते हैं हम थोड़ा सा यूं बात, एक मिनट, इसके समय देखो, इसके समय यहाँ से देखो, जो मोहम्मद शाह था, ये इसके समय क्या होता है, जब ये दक्कन का सूबेदार होता है इस समय, कौन, मुबारिज खान। कौन होता है, मुबारिज खान। थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना, ये मुबारिज खान होता है दक्कन का सूबेदार। इधर कौन होता है, चिनकलीज खान। ये षड्यंत्र से परेशान हो जाता है, कौन, चिनकलीज खान, या निजाम उल मुल्क, जो इसका पहले वजीर था। अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये परेशान होकर ये चला जाता है कहाँ, मराठाओं को रोकने के बहाने ये चला जाता है और ये साउथ में चला जाता है। साउथ में चला जाने के साथ साथ क्या होता है कि मुबारिज खान को उपदेश देता है, कौन, मोहम्मद शाह। क्या देता है, आदेश देता है, कि आदेश देता है, और आदेश देने के साथ साथ जो चिनकलीज खान था या निजाम उल मुल्क था उसको मार डाले। लेकिन जो निजाम उल मुल्क था, इसके साथ एक सुकुर खेड़ा का युद्ध होता है। किसका, सुकुर खेड़ा, सुकुर खेड़ा का युद्ध होता है। सुकुर खेड़ा का युद्ध होता है 1724 के अंदर, 1724 के अंदर। और 1724 के अंदर क्या होता है, हार मिलती है किसको, मुबारिज खान को, मुबारिज खान को। ठीक है, ये बात हमारे सामने आ गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे चलते हैं। हमने जो पहले था, हमने पहले पढ़ा था एक जजिया कर था, इसको कई बार लगाया, कई बार हटाया, कई बार लगाया, जिसका मन किया वो लगाया, जिसका मन किया हटाया। अब देखो ये जजिया कर को स्थाई हटा दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसी के साथ क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली और एक नादिर शाह का आक्रमण होता है। इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, यहाँ से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, 1739 में, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो भारत का नेपोलियन किसे जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये बात याद रखना। नादिर शाह ने 1739 के अंदर शासन किया। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जो नादिर शाह होता है वो कहा जाता है कि 70 करोड़ की लूट लेके गया था। कहाँ से, हिंदुस्तान से 70 करोड़ की लूट लेके गया था, और इसमें तख्त ए ताउस को लेके गया था, या कह सकते हैं मयूर सिंहासन को ये ले गया। और इसी के साथ क्या, कोहिनूर, जो विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरे को साथ लेके गया, ये दो चीज याद रखना। अब देखो यहाँ से देखो, क्वेश्चन को खोदो, क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ से तो हम ढूंढेंगे किस तरीके से कि तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन कि मुगल कौन सा शासक, मतलब अंतिम मुगल शासक जो तख्त ए ताउस पर बैठा था वो कौन था, महमूद शाह। क्योंकि इसी के साथ क्या होता है, जो नादिर शाह था वो लेके गया था, और कोहिनूर हीरा था, इसी को भी साथ लेके चला गया था। अब देखो जो नादिर शाह था, इसी के बाद में 1748 में, मतलब जब ये 1748 तक लास्ट अपने शासन के चरण सीमा पर था। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं तो 1748 में पहुंच जाते हैं, बात कर रहे हैं 1748 की। तो 1748 के अंदर क्या होता है, जब ये कह सकते हैं कि अपने अंतिम पड़ाव पे था, शासन के अंतिम पड़ाव पे था, तब एक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अब बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली की, इसे आगे बात करते हैं। 1748 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अब चलते हैं आगे 1748 में। अब देखो यहाँ से बहुत सी बात होते हैं, बहुत से चीज़ें निकल के आते हैं, लेकिन हमारे वो काम की नहीं है। कह सकते हैं हम एक कहानी के तरीके से हम इसको समझें तो देखो यहाँ से जो महमूद शाह होता है, ये क्या करता है, जो
नादिर शाह का जब आक्रमण होता है तो नादिर शाह जहाँ बंगाल का सूबेदार होता है, बंगाल का सूबेदार होता है, वो नादिर शाह को क्या करता है, आक्रमण के लिए बोलता है कि आपको वहाँ 20 करोड़ रुपए तक मिल जाएगा। और कहा जाता है कि ये 59 दिनों तक 59 डेज तक दिल्ली में क्या करता है, कत्लेआम करवाया, 59 डे तक कत्लेआम करवाया था। अब देखो इससे आगे हम बात करते हैं महमूद शाह के, एक बार देख सकते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली। अब देखो अहमद शाह अब्दाली ने क्या करता है, भारत के ऊपर 7 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 7 बार आक्रमण करता है। भारत के ऊपर 1748 में अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली 1748 में। देखो इसी के साथ इसमें 1748 में एक मणिपुर का युद्ध होता है, सर याद रखना, मणिपुर का युद्ध। इसका पुत्र का नाम होता है अहमद शाह के साथ में युद्ध होता है। अब ये मणिपुर कहाँ पड़ता है? मणिपुर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, सरहिंद के पास में पड़ता है मणिपुर। अब देखो ये 1748 में ये क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली, इसके पुत्र का नाम होता है अहमद शाह, और अहमद शाह के साथ युद्ध में क्या होता है, एक बार हार मिलती है। अब देखो अब आगे बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं तो 7 नंबर पे हमारे सामने आता है, इसको क्या हो गया यार, चलो शाही डालते हैं फिर बात करते हैं। 1748 में इसका शासन होता है, 1748 में। अब 7 नंबर पे हम बात करते हैं, 7 नंबर पे ये दूसरा ले लेते हैं। 7 नंबर पे क्या होता है, अहमद शाह शासक बनता है दिल्ली का, अहमद शाह। देखो अहमद शाह शासक बनता है, वो कहाँ से, टाइम पीरियड होता है 1748 से लेकर 54 तक, 1748 से 54 तक, 1748 से 54 तक। इसी के समय भी क्या होता है, भारत पे अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार आक्रमण करता है। किसके साथ? भारत पर कितने बार आक्रमण करता है? 2 बार अहमद शाह अब्दाली। यहां से हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली, तो इसका वजीर होता है सफदरजंग। वजीर याद रखना, वजीर कौन होता है? सफदरजंग। अब देखो यहाँ से मैं एक बात पूछूं कि यहाँ आपको एक चीज तो नजर आ रही होगी, जहां तक आपने पढ़ा था वहां से एक चीज समझ में आ रही कि यहाँ शासकों का जो वर्चस्व होता है, शासकों का जो मतलब प्रकोप होता है, प्रभाव होता है, वो कम होते हुए नजर आता है। जहां तक वजीर का प्रकोप क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब कह सकते हैं कि वजीर की ज्यादा चलती है, वजीर की यहाँ से ज्यादा चलती है। वजीर की हर एक चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ से जो शासक होता है, जो राजा होता है, उसकी बात को क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हमें देखने को इस चीज को देखने को मिल रहा है, एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो राजा होता है वो कमजोर नजर आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि जो वजीर होता है वो ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहा है राजा के भेष में, कह सकते हैं कि राजा के वर्सेज में। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसका यहाँ से वजीर कौन होता है? सफदरजंग होता है। इसी के समय क्या होता है कि इमाद उल मुल्क होता है, इमाद उल मुल्क। अब देखो इमाद उल मुल्क कौन होता है, ये चीज आपको मैं बोल देता हूँ। इमाद उल मुल्क होता है वो निजाम उल मुल्क का उत्तर होता है। अब देखो यहाँ से 8 नंबर पे हम बात करते हैं आलमगीर सेकंड, जो 1754 से 59 तक शासन करता है। अब देखो इसी के समय क्या होता है, एक युद्ध होता है, उसी युद्ध का नाम होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं, इसको बात करते हैं प्लासी का युद्ध। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि प्लासी का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के काल में हुआ था, आलमगीर द्वितीय। अब देखो आलमगीर फर्स्ट किसकी उपाधि थी, आप अच्छी तरीके से जानते हो, नहीं जानते तो पिछली क्लास देख लेना, औरंगजेब की क्लास देख लेना। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में होता है, 23 जून 1757 में होता है। जिसके अंदर कौन कौन होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं 23 जून 1727 के अंदर
लॉर्ड क्लाई और बंगाल का सूबेदार सिजाउद्दौला, बंगाल का सूबेदार सिजाउद्दौला प्लासी का युद्ध होता है जिसके अंदर कौन कौन होते हैं? क्लाइव, CLIVE, क्लाइव वर्सेज सिजाउद्दौला, 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 ये दोनों क्या करते हैं? इसके बीच में क्या होता है? ये युद्ध होता है। किसके बीच में? क्लाइव और सिजाउद्दौला के मध्य युद्ध होता है। आलमगीर सेकंड के समय ये युद्ध होता है 1754 से 59 के मध्य। ये क्या करता है? इसका टाइम पीरियड होता है। और 1757 के अंदर एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। अब देखो यहाँ से हमने 3 शासकों के बारे में बात की। इसका मोहम्मद शाह का पुत्र होता है अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, मतलब आलमगीर द्वितीय तीसरा शासक होता है। मतलब कह सकते हैं कि क्रमकाल के अंदर कह सकते हैं कि 8वां शासक है। मतलब अहमद शाह अब्दाली जो 1748 से 54 तक है, और 54 से 59 तक कौन शासन करता है? आलमगीर द्वितीय। अब बात करते हैं आलमगीर द्वितीय के आगे बात करते हैं, तो एक बार इसको देख सकते हो आप। चलो अब बात करते हैं आगे। आलमगीर द्वितीय हो गया, 1759 तक हम पहुंच चुके, और 1759 से आगे बात करते हैं तो हमारे सामने आता है शाह आलम द्वितीय। हमारे सामने आते हैं शाह आलम द्वितीय। अब देखो यहां से क्या होता है? शाह आलम द्वितीय 9 नंबर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन इस उत्तरवर्ती मुगल काल को हम क्या कर देते हैं? पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। शाह आलम द्वितीय ये सर 1759 से 1806 तक शासक बनता है। अब देखो यहां से क्या होता है? यहां से 2 चीज महत्वपूर्ण निकल के आती है हमारे सामने। एक तो क्या होता है? 1761 किसी को याद है? याद करो 1761 को क्या हुआ था? है किसी को याद? नहीं है। अब बात करते हैं 1761 की। 1761 में क्या हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इतना भी याद नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड वार, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस बारे में हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अहमद शाह अब्दाली में लिख देता हूं, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा। ठीक है। अब देखो 1764 के अंदर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसका? बक्सर का युद्ध। ये तो आपको याद होगा और अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये किसके मध्य होता है? हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और वर्सेज मीर कासिम सिजाउद्दौला। ठीक है। इन तीनों के मध्य इधर से क्या होता है? 3 होते हैं जो शाह आलम द्वितीय की तरफ होते हैं। ये बंगाल और अवध और शाह आलम द्वितीय मराठा। मतलब बक्सर का युद्ध किस मुगल काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। किसके? शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। अब देखो यहां से एक चीज निकल के आती है कि 1806 के अंदर भारत में प्रथम कागजी मुद्रा स्थापित हुई थी। प्रथम कागजी मुद्रा चलाई गई। कागजी मुद्रा, प्रथम कागजी मुद्रा, प्रथम कागजी मुद्रा जो बैंक ऑफ बंगाल ने जारी की थी। बैंक ऑफ बंगाल ने जारी की थी। ठीक है। अब 10 नंबर पे हमारे सामने आता है अकबर द्वितीय।
1806 से 37 तक शासन करता है। अब देखो 1806 से 1835 तक शासन, 37 तक क्या होता है, शासक करता है। 1835 से 37 तक। और 1835 में जो मुगल सिक्के थे उन्होंने क्या कर दिया, बंद करवा दिया था 1837 के अंदर। 1837 तक ये शासन करता है। और इसी के साथ क्या होता है, 1835 में मुगल सिक्के हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मुगल सिक्के या मुगल कह सकते हैं, मुगलों की मुद्रा, सिक्कों को बंद करवाया 1835 में। अब देखो 1835 के बाद में हम 1837 में चलते हैं। तो 1837 में 11 नंबर शासक, उत्तरवर्ती मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर 11 नंबर, बहादुर शाह जफर 1837 से 57 तक शासन करता है। ये अंतिम मुगल सम्राट था। ये कह सकते हैं शायर्थ। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी, उर्दू के अंदर कई सारी किताबें लिखी गई। और ये देखो, यहाँ से देखो एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई, जो आलम शाह द्वितीय था, ये प्रथम शासक था। ये चीज लिख देना, प्रथम शासक जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। और अकबर द्वितीय की बात करते हैं तो ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम शासक था। ये चीज हमारे वैसे भी दिमाग में आ गई होगी, आपके आ गई होगी, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। और इन्होंने क्या कर दिया सर, 1862 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ, रंगून। और ये रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। हिंदी में लिख देता हूँ, म्यांमार, वाई आएगा यहाँ बीच में, ठीक है। तो म्यांमार में 1862 में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसको बंदी बना के रंगून भेज दिया, वहां उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य। यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमने जो पढ़ा और जो समझा, उस चीज से हमारे सामने जो उत्तरवर्ती मुगल काल के बीच में हमने 11 शासकों का अध्ययन किया, और 11 शासकों के बीच में बहुत सारी हमारे सामने क्या आती है, महत्वपूर्ण चीज आती है। यहाँ देखो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पिछली क्लास में जो अभी शाह आलम द्वितीय के बारे में बात की थी, और शाह आलम द्वितीय के समय एक तो पानीपत का युद्ध होते हैं 1761 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बारे में हमने डिटेल से भाई नहीं समझाया। तो इसका रीजन है कि 1761 के अंदर जब हम ये तो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका बाद जो शाह आलम द्वितीय इसके समय हुआ था, और जब इसके बारे में हम डिटेल से युद्ध की टिप्पणी करेंगे तो वहाँ हम इस तरीके के जो उसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो यहाँ से हमारे सामने बहुत से कुछ अलग क्वेश्चन बनते हैं। तख्तेताउस का लास्ट शासक कौन था, हमारे सामने बहुत से क्वेश्चन आते हैं। प्रथम पेंसर 1806 में भारत की कागजी मुद्रा स्थापित की थी। ये कई चीज़ हमारे सामने निकल के आती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बात करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।